हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव बेस्ट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपका सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हम ये दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है आपका मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और सेकंड हम करेंगे फेयर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो फेयर्स के 14 प्रिंसिपल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। प्रिंसिपल होता क्या है? आखिर प्रिंसिपल क्या होता है? तो जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है? वो क्या है? एक स्टेटमेंट होती है। किसके बारे में? किसी भी फंडामेंटल ट्रूथ के बारे में, जो कि किसी फिनोमिना पे बेस्ड होता है। जैसे कोई घटना हुई या कोई फिनोमिना हुआ, उस पर जो फंडामेंटल ट्रूथ बना, मतलब कि ऐसा हर जगह होगा, क्योंकि वो किस पे बेस्ड है? कुछ फैक्ट्स होंगे। ऐसा तो हुआ नहीं है वो फिनोमिना एक ही बार हो। फिनोमिना कितने बार? बहुत बार हुआ होगा, कंटिन्यूस रिपीटेशन में हुआ होगा, जिसने सेम रिजल्ट दिए होंगे। और उन्हीं रिजल्ट पे क्या बन गया? एक फंडामेंटल ट्रूथ बन गया कि ऐसा ही होता है। और उसी की जो स्टेटमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। तो आप देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? जनरल गाइडलाइंस होती हैं फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। जिनको देखिए, क्या जो भी मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस लेते हैं, जो उनको हेल्प करती है डिसीजनिंग। वही है क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले आपका नेचर और इम्पोर्टेंस वगैरह थी, लेकिन उसमें क्या है, जो एग्जाम्पल है आपके वो क्या है? इन्हीं 14 जो प्रिंसिपल है फ्योल के, उसी पे बेस्ड हैं सारे एग्जाम्पल। अगर मैं आपको अभी वो इम्पोर्टेंस पहले बताऊं और उसमें एग्जाम्पल दो, तो आपके समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको फ्योल के प्रिंसिपल ही नहीं पता है। तो इसलिए हम पहले फ्योल के प्रिंसिपल कर लेते हैं, फिर जो उसकी जो भी इम्पोर्टेंस है या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, वो सब के हम डिस्कस करेंगे। फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जो हेनरी फ्योल थे वो क्या थे? एक कंपनी में माइनिंग इंजीनियर थे। और कुछ ही टाइम बाद उनके काम को देखते हुए उन्हें क्या बना दिया गया? कंपनी का एमडी बना दिया गया। जब वो एमडी बने, लेकिन तब क्या था, जो कंपनी थी उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, वो इंसॉल्वेंसी की कगार पे थी। उस टाइम पे फ्योल ने क्या करा? उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जितनी भी अपनी मैनेजरियल स्किल्स थी और जो भी ये प्रिंसिपल्स थे, इनको क्या करा? कंपनी में अप्लाई किया और कंपनी को उस स्थिति से बाहर निकाला। तो अब हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए। जो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं वो क्या है? सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो हेनरी फ्योल है वो क्या कहते हैं कि जो वर्क है उसको क्या हमने स्मॉल टास्क और यूनिट्स या सब यूनिट्स में हमने उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। चाहिए मतलब सारा का सारा काम एक व्यक्ति को ना दे के हमें क्या करना चाहिए? जो वर्क है उसको डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में उनकी क्वालिफिकेशंस, उनकी जो स्किल्स है, उनकी एबिलिटी है, उसको देखते हुए उन्हें देना चाहिए। इससे क्या होगा? जब रोज एक आदमी एक ही वर्क को करते रहता है तो उसमें क्या हो जाता है? उससे परफेक्शन आने लग जाता है और वो उस काम को बहुत बढ़िया तरीके से कम टाइम में करने लग जाते हैं। अब इससे क्या क्या फायदे होते हैं हमें? सबसे पहला तो स्पेशलाइजेशन आ जाएगा इस प्रिंसिपल से, क्योंकि हर कोई एक ही काम को डेली डेली कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है? एक्सपर्ट बन जाता है। मतलब वो उस काम को फिर इजीली, बहुत ही इजीली कर लेते हैं, और उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो डेली वही काम को करते रहते हैं। दूसरा, इंप्रूव एफिशिएंसी। इससे क्या होगा? एफिशिएंसी आएगी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत ही कम होगा। क्योंकि अगर हम एक ही काम को रोज डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स को देंगे तो हर कोई क्या करेगा? अच्छे से उतना परफेक्टली नहीं कर पाएगा, जिससे रिसोर्स का वेस्टेज होगा। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? एक ही वर्क को अलग अलग उसमें देना पड़ता है, अलग अलग पर्सन को। उससे क्या होगा? इंप्रूव एफिशिएंसी आएगी। सेकेंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। जो भी असाइन जॉब है उसको टाइम पे करना। अब हेनरी फ्योल कहते हैं कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अथॉरिटी ज्यादा दे देंगे तो उससे क्या होगा? मिसयूज हो जाएगा पावर का। और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे देंगे तो उससे क्या होगा? जो जॉब है, वो जो भी वर्क है वो क्या हो जाएगा? टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर हम एक वर्कर को कहते हैं कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दे दी है कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, लेकिन हम उसको अथॉरिटी नहीं दी हमने कि वो रॉ मटेरियल परचेज करे। अब जब वो रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पाएगा तो वो टाइम पे कैसे बनाएगा? तो वही है कि क्या है, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। इससे क्या होगा? नो मिसयूज अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो उससे क्या होगा? कोई भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर पाएगा। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो क्या होंगी? टाइम पे होंगी। अब थर्ड है आपका डिसिप्लिन। जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है वो क्या कहता है कि
जो भी डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है या रूल्स ऑफ रेगुलेशंस होते हैं जो भी वर्कर्स के लिए होते हैं या सबॉर्डिनेट सुपीरियर्स के लिए होते हैं। ऐसे ही हो गया तुम्हारा फेयर एंड फेयर मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में। ऐसी जो भी कमिटमेंट्स हैं सबों की वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट करनी चाहिए उन्होंने अपनी। तो हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, जो ये डिसिप्लिन का प्रिंसिपल है, जो भी डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन को किस किसने फॉलो करना है, उसने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल्स हैं उन्होंने सबने फॉलो करना है। चाहे वो सुपीरियर हो सबॉर्डिनेट हो, वो सबके लिए क्या है, इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही जो इसका एग्जाम्पल हो गया, ऐसे ही अगर वर्कर्स हैं तो वर्कर्स ने क्या करना है, अपने वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना है ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसी जो सुपीरियर हैं उन्होंने क्या करना है, जो भी उनके कमिटमेंट्स हैं, जो भी उनको बोनस देना है या इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराने हैं, वो उन्होंने टाइम टू टाइम करवाते रहने चाहिए। तो वही है कि वो अगर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं सबॉर्डिनेट, तो सुपीरियर को भी अपना काम अच्छे से करना चाहिए, सबों ने डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अब जो फोर्थ प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है वन बॉस ऑन वन सबॉर्डिनेट, या कुछ सबॉर्डिनेट का ग्रुप हो गया, उनके ऊपर क्या होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए, वो उसी बॉस के से ऑर्डर भी लेंगे और उसी के लिए वो अकाउंटेबल भी रहेंगे, मतलब उसी के लिए जवाबदार भी होंगे। क्योंकि अगर ढेर सारे सुपीरियर होंगे तो हर कोई अपना अपना ऑर्डर देगा, हर कोई कहेगा ये करो, दूसरा कहेगा वो करो, तीसरा कहेगा ये करो। तो उससे क्या होगा, जो भी वर्कर्स होंगे वो कंफ्यूजन में हो जाएंगे और ये नहीं सोच पाएंगे कि आखिर किसका काम पहले किया जाए, वो यही सोचने में रह जाएंगे। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड होगी तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कमांड क्या दे रहा है, एक ही बंदा दे रहा है। तो उससे क्या होगा, वर्कर्स में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ढेर सारे देते तो कंफ्यूज रहता हमेशा। सेकंड क्या होगा, नो ईगो क्लैशेस। अब एक ही ने ऑर्डर देना है तो उससे ईगो क्लैशेस भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर ढेर सारे ऑर्डर दे रहे होते तो ये सोचते अगर वर्कर बाई चांस किसी दूसरे का काम पहले कर देता और एक का नहीं कर पाया, तो वो ये क्या सोचता कि अगर अरे यार इसका काम कर दिया मेरा नहीं करा, तो उससे क्या हो गया, उनके बीच में ईगो क्लैशेस आ जाते और वो भी नहीं होंगे इससे। अब जो पांचवा प्रिंसिपल है वो क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है वन यूनिट वन प्लान। फिर और कहते हैं कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं या जो भी ग्रुप्स ऑफ पीपल काम कर रहे होते हैं एक साथ, वो क्या होनी चाहिए, मतलब उनका एक जो भी ग्रुप है या जो भी डिपार्टमेंट्स है उनका क्या होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए या एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और जितने भी पर्सन उस ग्रुप या उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन सब में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि वो उस जो ऑब्जेक्टिव है उनके अपने ग्रुप का या अपनी यूनिट का, उसको वो अचीव कर सके। तो इसका मतलब यही है कि जो वन यूनिट है उसका सारा फोकस किस में रहना चाहिए, वन प्लान पे, जो उसका प्लान है। तो इससे क्या होगा, जब सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने अपने प्लान को अचीव या अपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी इजीली अचीव हो जाएगा। और इससे क्या होगा, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन आएगा जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनमें, उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी इजीली अचीव हो जाएगा। अब सिक्स्थ है आपका सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फिर कहते हैं कि जो कंपनी का है, जो कंपनी का गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, वो क्या होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से भी ऊपर उसे होना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि जैसे कि ढेर सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपना अपना इंटरेस्ट होता है उनका, वो अपने अपने इंटरेस्ट के साथ ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे होते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सेम डायरेक्शन में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन अगर उन दोनों का जो भी इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है, तो मैनेजर को क्या ट्राई करना चाहिए कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको रिकनसाइल कर सके। और अगर वो नहीं कर पाता है मैनेजर ऐसा, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है उसको सेक्रीफाइस करके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है जो उसको अचीव करने में ही सारा फोकस होना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि जो मैनेजर है उसने भी क्या करना है, अपनी जो भी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जिसके उसका मिसयूज नहीं करना है, उसने भी क्या करना है, और ये नहीं कि वो अपने जो भी इसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको ऊपर रख रहा है, उसने क्या करना है, उसने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही ऊपर रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए था, जो मैनेजर क्या करेगा, अलग अलग सेलेक्ट करेगा, मतलब ढेर सारे डीलर्स में देखेगा कि कौन सस्ता दे रहा है। अगर वो ऐसा करके जो सबसे बेनिफिशियल है उससे लेता है तब तो सही है। लेकिन अगर वो ये देखे कि ये मेरा रिश्तेदार है, मैं इससे रॉ मटेरियल परचेज कर लूँ, तो वो क्या होगा, गलत होगा। वहाँ पे क्या होगा, वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को वो कर रहा है। तो उसने ऐसा ना करके क्या करना है, जो भी प्राइसेस है उनको अच्छी से उन कंपेयर करके बेस्ट को सिलेक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
तो यही है क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब 7th है आपका रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स जो प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं कि जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, उनको क्या करना चाहिए, एक सेटिस्फाइंग सैलरी या वेजेस मिलने चाहिए ताकि वे एक नॉर्मल लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जी सके। और जो सैलरी है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, सबसे पहले तो इनकी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, कितना वो दे सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो वेजेस एक्ट वो करा है, लागू करा है, उसको देखते हुए। तीसरा, जो कंपटीटर है वो कितनी सैलरी दे रहा है, इसको देखते हुए। तो इन सबको देखते हुए उसने क्या देनी है, एक फेयर मतलब वेजेस अपने वर्कर्स को देना है। इससे क्या होगा, जो वर्कर्स होंगे क्या होंगे, वो मोटिवेटेड रहेंगे हमेशा, और वो अपने काम के प्रति क्या होंगे, ज़्यादा डिवोटेड होंगे। अब लास्ट मतलब 8th आपका क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल ये है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी पावर क्या होनी चाहिए, कुछ फ्यू पीपल्स के हाथ में, जो टॉप लेवल पे है उनके हाथ में। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जितनी भी पावर्स, जितनी भी अथॉरिटी है, उसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हर लेवल पे। तो अगर कोई कंपनी में बहुत बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन बढ़िया है, क्योंकि जो फ्यू पीपल्स हैं वो पूरी कंपनी को हैंडल नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन इजीली हो सकता है, क्योंकि छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कुछ पीपल उसको अच्छे से कर सकते हैं। और सेकेंडली, अगर जो उसके वर्कर्स हैं वो एफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट है, तो वहाँ पे क्या डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं हम, क्योंकि वो खुद अपने आप में डिसीजन लेने के कैपेबल हैं। और अगर वो उतने स्किल्ड नहीं है, उन्हें एफिशिएंट नहीं है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि वो गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो फियोल क्या कहते हैं कि कोई भी कंपनी है उसको क्या, ना तो ज़्यादा डिसेंट्रलाइज रहना चाहिए ना सेंट्रलाइज, उसे क्या रखना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन। उसने सेंट्रलाइजेशन भी रखना है और डिसेंट्रलाइजेशन भी रखना है। इससे क्या होगा, हम दोनों के बेनिफिट्स ले सकते हैं, प्लस कंट्रोल रहेगा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहेगा हमारा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। जो 9th प्रिंसिपल है आपका वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, स्केलर चेन का मतलब है लाइन ऑफ अथॉरिटी या चेन ऑफ सुपीरियर। ये चेन कैसी है, जो सुपीरियर होगा उससे क्या होगा, जो हाईएस्ट रैंक होगी उससे नीचे 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 लोवेस्ट रैंक तक ये चेन होती है। तो जो फ्योल कहते हैं वो क्या कहते हैं, हर इंफॉर्मेशन को या हर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करना चाहिए, इस चेन को फॉलो करना चाहिए। और जो इंफॉर्मेशन जो भी पास करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या होनी चाहिए, इसी से पास होनी चाहिए। इसका एग्जांपल है, अगर सपोज ई को ओ तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो उसे उस इंफॉर्मेशन को किस किस से होके जाना पड़ेगा, ई से पहले डी में, डी से सी, सी से बी, फिर बी से ए से एल, एल से एम, एम से एन, एन से ओ। मतलब कि इन मतलब जितने भी पीपल्स उसके बीच में आएंगे उन सबको क्या करना है, उसने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, उसके जरिए वो पास होगी। इसके साथ साथ अभी कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए भी उन्होंने क्या बनाया है, एक रास्ता और बनाया है, और वो क्या है, गैंग प्लैंक का। सपोज अगर किसी वर्कर को डायरेक्ट किससे बात करनी है, टॉप मैनेजमेंट से, तो वहाँ पे क्या होगा, अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी बड़ी चेन है, जो इतनी बड़ी प्रोसेस है उसको फॉलो करे। तो वहाँ पे क्या होता है, गैंग प्लैंक बैठता है, और उसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट है जो बात कर सकता है, अपनी बात वहाँ पहुँचा सकता है। तो इससे क्या होगा, अगर हम स्केलर चेन को फॉलो करेंगे, उससे क्या होगा, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बने रहेगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन है वो सब में प्रोवाइड हुई रहेगी, तो कम्युनिकेशन गैप भी नहीं होगा उससे। अब उसके बाद आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे कमांड देने से या ऑर्डर देने से नहीं है। ऑर्डर का मतलब है कि हर चीज क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होनी चाहिए, हर चीज क्या होनी चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वो मटेरियल हो। जैसे टूल किट्स है तो उनके लिए अलग से एक टूल रूम हो, वहाँ होनी चाहिए। ऐसी जो मैनेजर्स है या हर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, उन सबका क्या होना चाहिए, सेपरेट कैबिन होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी वर्कर को सपोज मैनेजर से मिलना है, तो अगर उसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ ढूंढने में रह जाएगा कि मैनेजर आखिर है कहाँ। तो उससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। और अगर मैनेजर का पर्टिकुलर कैबिन होगा तो वो जस्ट जो भी काम होगा उससे डायरेक्ट मिल सकता है, तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा। तो वही है, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो उससे हमारा क्या होगा, जो हमारा टाइम है वो भी बच जाएगा, और जो रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज भी बहुत कम होगा, प्लस जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी ऑन टाइम अचीव हो पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, जो फ्योल थे उन्होंने ये कहा कि जो भी हमें
जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, काइंड, फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। वो क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है तो वो क्या करेंगे, वो मोटिवेटेड रहेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे और वो अच्छे से काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। और कहीं कोई मैनेजर बायस्ड होता है तो वो क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर होंगे उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो जिस वजह से वो क्या करेंगे, अपना 100% वर्क में नहीं दे पाएंगे। तो जो फ्योल कहते हैं वो कहते हैं कि इक्विटी का मतलब ये नहीं कि हम इक्वल सैलरी दें एक पियोन को और एक टीचर को। इसका मतलब ये है कि जो भी रूल्स होंगे, जैसे कि लीव के लिए रूल्स, किसको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, या जो भी उनके लिए और टाइमिंग वाइमिंग होगी स्कूल पहुंचने की, ये सब क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए उनके लिए। तो इससे क्या होगा, वर्कर्स होंगे जो क्या रहेंगे, हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, जिससे कि क्या होगा, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी अच्छे से होगा और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो भी वर्क हो रहा है उसमें वो क्या होगा, ऑन टाइम होगा। तो अब हम अगला देख लेते हैं, वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका मतलब है कि जब फेयोल कहते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंट जो ट्रांसफर और टर्मिनेशन है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी वर्कर है, वो किसी भी जॉब में सेटल होने में क्या कुछ टाइम लगाता है, उस जॉब की मतलब स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब जो भी उसमें वर्क करना होता है उसमें वो कहते हैं परफेक्शन पाने के लिए बहुत टाइम लगाता है। जिस एरिया में उसका ट्रांसफर हुआ है उस एरिया में रहने के लिए भी वो क्या करता है, कुछ टाइम की उसे ज़रूरत होती है। और अगर हम उसका बार बार ट्रांसफ़र या टर्मिनेशन करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, वो सेटल नहीं हो पाएगा। और सेटल नहीं हो पाएगा तो जिससे क्या होगा, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पाएगा और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी क्या होंगे, टाइम पे अचीव नहीं हो पाएंगे। तो फिर यही कहते हैं कि जो हमें ट्रांसफ़र है, प्रमोशंस है, नहीं सॉरी, ट्रांसफ़र और टर्मिनेशन से, रोटेशन से, ये क्या करनी चाहिए, हमें कम से कम करनी चाहिए और हो सके तो ना करनी चाहिए। अब अगला है आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको क्या होनी चाहिए, उनमें क्या होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन की वो आनी चाहिए फीलिंग। और ये कैसे आएगी, जब हम उनको क्या करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे उनसे, मतलब उनके जितने भी सजेशंस है, जब भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनेगी उनमें जो भी सजेशंस है हमें उनसे भी ले लेने चाहिए। जिससे कि क्या होगा, अब जो वर्कर्स होंगे उनसे हम अगर सजेशंस लेंगे तो उन्हें भी अच्छा फील होगा कि हमारी भी रेपुटेशन है उसमें, उससे वो क्या करेंगे, अपना 100% देंगे और वो अच्छे अच्छे न्यू न्यू आइडियाज़ क्या होंगे जो भी आएंगे उनके पास, जो भी उनकी सजेशंस होंगी वो इम्प्रूव होते रहेंगी। और अब फिर ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी प्लान में सजेशन नहीं लिखी है तो हम उसका अपोज करें वर्कर्स, क्या उन्हें एक्सेप्ट करना है। अगर वो प्लान एक बार बन गया तो वो बन गया है, उसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना दिया गया तो बना दिया है, उसे समझ ने एक्सेप्ट करना चाहिए। अब लास्ट है आपका स्प्रिट डी कॉप्स। इसका मतलब है कि जितने भी वर्कर्स हैं उनमें क्या होनी चाहिए, टीम स्पिरिट की फीलिंग होनी चाहिए और वो होना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर उनमें टीम स्पिरिट की एक फीलिंग रहेगी तो उससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन आएगा और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ वर्क इजीली से कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे और ऑन टाइम कर पाएंगे। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर सपोज 10 वर्कर्स का एक ग्रुप है, उनको हमने एक काम दिया कि 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है और उसमें से सपोज 2 की तबीयत खराब हो जाती है, तो अब वो ऑन टाइम कैसे करेंगे। अगर उनमें स्प्रिट डी कॉप्स की फीलिंग होगी तो वो 8 लोग ही उस सारे काम को कंप्लीट कर देंगे ऑन टाइम। इस ऑन टाइम वो उसको कंप्लीट कर देंगे। तो यही था स्प्रिट डी कॉप्स का प्रिंसिपल। तो आज के लिए बस इतना ही। Hope you guys like the video. If you like the video, then don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for further more videos. Thank you.